बिलासपुर लॉ एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है सीजी रेंट कंट्रोल एक्ट या भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीजी रेंट कंट्रोल एक्ट छत्तीसगढ़ जुडिशरी प्री में पूछे जाने वाले 15 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है और जिसकी वेटेज प्रीवियस ईयर के हिसाब से 2 नंबर से लेकर 5 नंबर की हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को टफ होता है कि ये फाइंड आउट करना कि कौन सी एरिया से क्वेश्चन आ सकती है। इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो यही है कि आपको यह बताना कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ फोटोज अटैच हम कर देंगे जिसमें कुछ की डिटेल्स जैसे कि एनफोर्समेंट डेट, प्रेसिडेंट ने कब असेंट दिया और गवर्नर ने कब असेंट दिया, इस तरह की चीज़ें हम लिख देंगे। सबसे पहले एक्ट जो है अगर हम देखा जाए बहुत छोटा सा एक्ट है। इसको रिपील करके मतलब इससे पहले एक और अधिनियम था जिसका नाम था सीजी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, जिसके ऊपर भी क्वेश्चन आए कि इससे पहले कौन सा अधिनियम को रिपील किया गया। तो सीजी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 को रिपील किया गया था बिकॉज पीएम एक नई योजना आई थी, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना। उसके तहत बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसके तहत ये लॉ बदला गया। सेकेंडली जो पर्पस था इस लॉ को बनाने का वह यह था कि जो इंटरेस्ट है बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट मतलब किराएदार और मकान मालिक के बीच के जो इंटरेस्ट है, पुराने लॉ में ऐसा पाया जा रहा था कि वो किराएदार की तरफ झुका हुआ था। तो उस इम्बैलेंस को वापस से बैलेंस आउट करने के लिए ये लॉ बनाए गए हैं जिसमें एक प्रोविज़न भी दिया गया है। अगर हम समझे तो वो इस प्रोविज़न के कारण ये बैलेंस वापस मेंटेन किया गया जिससे कि किराएदारी लोग अपने घर को किराएदारी में चढ़ाए, उससे बेनिफिट मिले। ये इसका पर्पस था। प्रेम्बल में भी ये चीज़ लिखी गई है कि 2 चीज़ के लिए है कि एक रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल होना चाहिए और दूसरा है बैलेंस आउट द इंटरेस्ट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट। ठीक है, एक्ट 14 सेक्शन का है। ठीक है, एक्ट का नंबर 19 है, 2012 का ये एक्ट है, 19 नंबर का ये एक्ट है। टोटल 14 सेक्शन है, 4 शेड्यूल्ड अटैच्ड है। हर शेड्यूल का अपना एक राइट एंड लाइबिलिटीज है और यहाँ पे कोई भी चैप्टर्स अटैच नहीं है, खाली 14 सेक्शन है। सेक्शन नंबर 1 वही नॉर्मल बातें कहता है जिसमें ये कही गई है कि ये छत्तीसगढ़ में अप्लाई होगा, बट इसका एक्सटेंड में एक अलग चीज़ कही गई है और वह यह कह गई है कि ये पहले मुख्यतः रूप से उन डिस्ट्रिक्ट्स पे अप्लाई होगा जहाँ पे म्यूनिसिपल हेडक्वार्टर्स है, देन बाकी सब जगह अप्लाई होगा। और एक केस लॉ आया था प्रफुल्ल अग्रवाल का जिसमें ये बताया गया था कि जिन जगहों पे सीजी रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं होगा उन जगहों पे पुराना वाला जो लॉ है वो अप्लाई होगा। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज की बात करता है जिसमें मुख्यतः रूप से 2 सब क्लॉज 1 में एकोमोडेशन की डेफिनेशन बताई गई है, जिसमें अगर हम समझे तो यह चीज़ समझाई गई है कि एकोमोडेशन कुछ भी हो सकता है पर खेती बाड़ी के लिए या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं हो सकता। रेसिडेंशियल हो सकता है, नॉन रेसिडेंशियल हो सकता है। उसके बाद 2 सब क्लॉज 2 में एग्रीमेंट बताया गया जो रिटर्न होना चाहिए। उसके बाद इसमें और काफ़ी चीज़ जैसे 2 सब क्लॉज 4 हैबिचुअल ऑफेंडर, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सवाल आ सकता है। पिछले 12 महीनों में जो भी किराएदार 3 बार पूरा लोन ना पटाए, पूरा किराया ना पटाए, उसको हैबिचुअल डिफॉल्टर माना जाएगा। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है पूरा, फुल रेंट ना पटाए वो। इसके बाद यहाँ पे 2 सब क्लॉज 5 में लैंडलॉर्ड है और उसके बाद 2 सब क्लॉज 6 में म्यूनिसिपल एरियाज है जहाँ पे खाली म्यूनिसिपल एरियाज नहीं बल्कि नगर पंचायत भी इंक्लूडेड किए गए हैं। उसके बाद 2 सब क्लॉज 9 है जहाँ पे अगर हम समझे रेंट डिफाइन किया गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंट नहीं है। 2 सब क्लॉज 13 है जहाँ पे अगर हम समझे तो टीनेंट के बारे में बताया गया है और टीनेंट के अंदर एक चीज़ है कि अगर टीनेंट मर जाए तो उस केस में टीनेंट के मरने के बाद जो भी उसके स्पाउस है, लिविंग स्पाउस है, मदर फादर है और जो उसके अगर हम समझे फैमिली मेंबर्स मतलब जैसे उसके बेटे हो गए या बेटे हो गई, वो रेंट पे करने के लिए लाइबल होंगे। 2 सब क्लॉज जो ये 2 सब क्लॉज 14 में दिया गया था। 2 सब क्लॉज 13 में सोशल न्यूसेंस के बारे में बताया गया जो शेड्यूल नंबर 4 एंट्री नंबर 10 में जिसके बारे में जिक्र है। सोशल न्यूसेंस मतलब बीवी को मारना या शराब पीना, रात को तमाशा करना, थूकना, इस तरह की एक्टिविटीज करना। सेक्शन नंबर 3 जो है वो एग्जामिशन की बात करता है और एग्जामिशन में 2 एग्जामिशंस बताए गए हैं कि एक तो छत्तीसगढ़ सरकार की कोई प्रॉपर्टी है उसमें ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा और दूसरा छत्तीसगढ़ सरकार कोई पब्लिक नोटिस से मतलब कोई पब्लिक इंटरेस्ट के कारण किसी ज़मीन पे ये एक्ट अप्लाई ना करवाए। सेक्शन नंबर 4 टीनेंसी एग्रीमेंट की बात करता है
और टेनेंसी एग्रीमेंट जमा करना ज़रूरी है कंट्रोलर को। अगर आप नहीं करते हो तो एक लाइबिलिटी आ जाती है। सेक्शन नंबर 5 बात करता है रेंट टू बी पेड, जो एग्री किया गया वही देना पड़ेगा। अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो 15वीं तारीख को रेंट पे करना पड़ेगा। इससे भी सवाल पूछे जा चुके हैं पिछले ईयर्स में। सेक्शन नंबर 6 बात करता है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की, कि एक रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल होनी चाहिए जो एक्ट के आने के 30 डेज के अंदर बना लेनी चाहिए थी। 6 नवंबर 2012 को ये एक्ट बनाया गया था, बट 30 डेज के बाद नहीं बना था। नियरली 31 जनवरी 2013 को यहाँ पे रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल बनाया गया था। और इस रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में जो हेड होगा, चेयरमैन होगा, वो या तो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज होगा। और मेंबर्स की बात की गई है तो यहाँ पे मेंबर्स एनी टाइम मिनिमम 2 होने चाहिए। मेंबर्स की क्वालिफिकेशन डायरेक्टली एक्ट में नहीं बताई गई, बट एक एडेप्टेशन रूल बनाया गया था, उसमें बताया गया कि मेंबर्स या तो 7 साल के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने चाहिए, या फिर वह डिप्टी सेक्रेटरी हो सकते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, या फिर वो सिविल जज हायर जुडिशियल सर्विसेज में होने चाहिए, ठीक है। ये मेंबर्स की क्वालिफिकेशन है। साथ ही में ये चीज़ बताई गई है कि मेंबर्स जो है वो 3 साल या 65 साल की उम्र पे रिटायर होना पड़ेगा। इसके अलावा एक सेक्रेटरी होगा इस रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का, और वो सेक्रेटरी जो है उसकी क्वालिफिकेशन या तो सिविल जज ग्रेड 1 रह चुका है, या फिर वो अगर हम समझे तो वो सेक्रेटरी रह चुका है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताई गई है। सेक्शन नंबर 7 बात करता है रेंट कंट्रोलर के लिए। रेंट कंट्रोलर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होगा या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बताएगा कितनी होनी चाहिए। रेंट कंट्रोलर का जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पे ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। सेक्शन नंबर जो 8 है वो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की पावर्स एंड फंक्शन बताता है, जहाँ पे 2 पावर्स एंड फंक्शन बताई गई है। पहली पावर एंड फंक्शन यहाँ पे ये दी गई है कि आपको ये एश्योर करना रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को कि हर डिस्ट्रिक्ट में रेंट कंट्रोलर है। सेकेंडली, एक्ट एज एन अपीलेट बॉडी। वहीं पे सेक्शन नंबर जो 9 है अगर हम समझे तो पावर एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोलर की बात करता है, जहाँ पे रेंट कंट्रोलर की यह जिम्मेदारी है कि एक तो रिकंसाइल करे, मतलब कि अगर डिस्प्यूट अराइज हो चुका है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में तो रिकंसाइल करे। सेकेंडली, दोनों के अधिकार और दायित्व, मतलब पहले अधिकार लिखा गया सेकेंड पॉइंट में और थर्ड पॉइंट में दायित्व लिखा गया, उनको प्रोटेक्ट करे। उसके बाद यहाँ पे अगला सेक्शन है 9 के बाद 10 है। 10 में लिखा गया है कि कौन सा रूल्स फॉलो करना है। तो CPC फॉलो नहीं किया जाएगा, एविडेंस लॉ भी नहीं फॉलो किया जाएगा। जो फॉलो किया जाएगा वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स। बट इसके सिविल कोर्ट की पावर्स होंगी और सिविल कोर्ट की तरह ये समन कर सकता है। इस बार एक बार क्वेश्चन आया था कि ये क्या नहीं कर सकता, तो बिना एडजॉर्नमेंट करने की जो पावर है विद रीजन ये एडजॉर्नमेंट कर सकता है, विदाउट रीजन एडजॉर्नमेंट नहीं कर सकता। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 11 है जो बात करता है एक्सिक्यूशन। तो एक्सिक्यूशन में यहाँ पे थोड़े अलग तरीके दिए गए जो CPC में मेंशन नहीं है, जैसे कि अटैचमेंट एंड सेल तो आपको पता ही है, अरेस्ट एंड डिटेंशन भी आपको पता है, बट बैंक अकाउंट फ्रीज करना और अगर आप सरकारी सर्वेंट हो तो आपकी सैलरी अटैच करना, ये 2 तरीके नए यहाँ पे बताए गए थे। उसके अलावा यहाँ पे वही डिलीवरी ऑफ पोजीशन की बात कही गई है, और जिसकी भी एक बार मतलब इशू हो गया कि भैया आपको घर खाली करना है और आपने घर खाली नहीं किया, तो आपको उसके बाद क्या होगा, अगर 3 महीने तक आपने वो नहीं किया तो उसके ऊपर आपको बेस्टी प्रॉफिट देना पड़ेगा। अगर रेसिडेंशियल ज़मीन है तो 2 टाइम्स होगा, नॉन रेसिडेंशियल ज़मीन है तो 3 टाइम्स होगा, और इमीडिएट पोजीशन का है तो भी वहाँ पे 3 टाइम्स आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला सेक्शन नंबर 12 जो है वो बात करता है बेसिकली अगर हम समझे तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के बारे में, कि शेड्यूल्स के बारे में बताया गया कि शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 में क्या दिया गया। तो यहाँ पे शेड्यूल 1 जो है अगर हम समझे तो शेड्यूल 1 बात करता है, अगर हम समझना चाहें तो शेड्यूल 1 बात करता है जो हमारा टेनेंट है उसके राइट्स की बात करता है। शेड्यूल 2 जो है वो हमारे लैंडलॉर्ड के राइट की बात करता है। शेड्यूल 3 है वो लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशंस की बात करता है, और शेड्यूल 4 है वो बात करता है टेनेंट के ऑब्लिगेशंस के बारे में। यहाँ पे शेड्यूल 4 का जिक्र पहले से एक्ट में हो चुका है सोशल न्यूसेंस के नाम पे, जहाँ पे एंट्री नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। वैसे ही जो शेड्यूल 2 है वहाँ पे एंट्री नंबर 4 जो है वहाँ पे ये कहा गया है कि जो मकान मालिक है वो किराया बढ़ा सकता है 5% हर साल, ठीक है, अगर 2000 से कम है, और 10% बढ़ा सकता है किराया 2000 से ज़्यादा है तो। और शेड्यूल 3 पे एंट्री नंबर 2 पे ये हर मकान मालिक का दायित्व होता है कि वो
जिसको भी वो किराए पे दे रहा है विदिन 7 डेज पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दे कि भैया मैंने इसको किराए पे रखा है। इसके बाद सेक्शन नंबर 13 अपील की बात करता है। अपील होगी बट इसका लिमिटेशन नहीं दिया, बताया नहीं है कितने देर के अंदर अपील होनी है। तो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की जो अपील है, रेंट कंट्रोलर की ऑर्डर की अपील है वो विदिन 30 डेज करनी पड़ेगी आपको रेंट कंट्रोलर के सामने। और रेंट कंट्रोलर ट्रिब्यूनल की अपील जो है वो होगी आपके सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये एक्ट में बताया गया है, दूसरे एक्ट में बताया गया है। इसके बाद 13A है, स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी, रूल बनाने के 30 डेज के अंदर उनको पास कराना पड़ेगा। 14 रिपील की बात करता है, शेड्यूल मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसी के साथ ये एक्ट कंप्लीट होता है। कुछ चीज़ें मैं अटैच कर दूंगा, जैसे कि एनफोर्समेंट डेट क्या है। तो एनफोर्समेंट डेट अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे 6 नवंबर 2012 है। प्रेसिडेंट ने असेंट कब दिया? प्रेसिडेंट ने 5 अक्टूबर 2012 को असेंट दिया। गवर्नर ने 23/5/2011 को साइन किया हुआ था। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए बिल्कुल, क्योंकि उनको भी लाभ उठाइए, क्योंकि इस वीडियो से शायद तक उनका एग्जाम का प्रिपरेशन थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि मैंने समराइज वे में बताने की कोशिश करी है कि पूरे एक्ट में क्या कहा गया है।